हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टाफ टू रूम का रेशो क्या होता है? आई मीन हाउ डू यू कीप इन माइंड कि मेरे पास अगर आज 50 रूम की प्रॉपर्टी है तो मुझे कितना स्टाफ रखना चाहिए? गोवा का डाउन चल रहा है। आपको सिर्फ होटलियर का टैग लगाना है, वो पैसे को डुबाना है। आप प्लीज लीज कर लीजिए प्रॉपर्टी। वो आप एक्सप्लोर करा, हम वहाँ पे फेल हुए। हमें वहाँ पे परमिशंस नहीं मिली, कुछ भी हुआ। हमने 4 ईयर स्ट्रगल कर अपने फर्स्ट होटल खोलने के लिए। इंडस्ट्री के ना चेक इन पॉइंट्स बहुत है, कस्टमर टच पॉइंट्स बहुत है। OTA प्लेज अ वेरी मेजर रोल। 60-70% आपकी ऑक्यूपेंसी OTA ही भर देते हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, कितने मर्जी कॉम्पिटिटर्स आ जाए, वी डोंट केयर। एक्चुअली आपको अच्छा देना अपने गेस्ट को। तो सिंस रूम इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, आज नहीं बिका तो उसकी वैल्यू जीरो है, तो वहाँ पे क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हो, क्या मार्केटिंग यूज करते हो? एक जो बड़ी प्रॉब्लम है जो होटेलियर्स फेस करते हैं, आपके शहर में कभी ताज आया या रेडिसन आया, हयात आया, वहाँ पे ना अब जो प्राइसिंग होती है पूरी सिटी की वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। यू नो, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई गेस्ट आपके रूम में जा रहा है तो प्रॉपरली हर एक चीज आपकी ब्रांडिंग वाली भी प्लेस्ड हो, एक एक चीज साफ हो। इवन व्हेन यू गो टू बिग ब्रांड्स तो वहाँ पे जो टेलीफोन्स होते हैं वो भी प्रॉपरली क्लीन होते हैं, मिरर के ऊपर क्लीन होते हैं। हाउ डू यू एंश्योर दिस क्वालिटी कंट्रोल? सिर्फ डेस्टिनेशन वेडिंग्स करो। So I think the shift has been majorly towards that. Now the people are not interested in running the hotel as an hotel. Now they're making hotels just for destination weddings. So that shift is a major shift in our industry. Maximum 40% आजकल weddings लेके जा रहे हैं आपका चार्ज। बट आई वॉन्ट टू नो कि अगर किसी को एक रिजॉर्ट स्टार्ट करना है, वॉट डू यू थिंक बेयर मिनिमम लैंड की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? एक रिजॉर्ट बनाने में कितना खर्चा होता है? वॉट काइंड ऑफ लाइसेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं? लाइसेंस कलेक्ट करने में जितनी देर में आप कलेक्ट करोगे उतनी देर में एक्सपायर हो जाएंगे। जब हमने अपना फर्स्ट होटल लिया था 2014 में, राइट, ऐसी कंडीशन के अंदर था कि वहाँ पे सर्वाइव करना वाज आल्सो वेरी टफ। एक जंगल के बीचों बीच सिर्फ 10 कमरे थे। एक छोटी सी सुई लेने के लिए भी वी हैव टू गो 2-3 आवर्स। Hi Arshil, welcome to the Idea Man show. I have heard many things about you, but I want कि आप थोड़ा सा बताओ. I mean, where are you born and brought up? फिर आपने एजुकेशन में क्या किया? And then how you came into the hospitality sector? So hi, my name is Harshal Dilwali. So I am the director and CEO at Clarissa Group. Apart from that, I am a hotelier, a real estate developer. I'm a TED speaker and I do public speaking. So I was born and brought up in Noida. I did my graduation in BSc in Hospitality and Hotel Administration. After that, I completed my master's in Business Administration and did my LLB. So if I talk about my journey, I had no inclination towards becoming an hotelier in a beginning. No, like any other boy, I was also inclined of becoming an engineer. Because when I was in my high school, everybody has that one feeling कि यार इंजीनियरिंग करके एक वाइट कॉलर जॉब लग जाएगी और जिंदगी सेट है. सो माय ऑल फ्रेंड्स एंड आई वर इन अ रेस टू जॉइन अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज एंड the life took a U-turn, or you can say did a roller coaster for me. It was like a roller coaster. So in 12th, I remember my father first, into this industry in 2014. He bought a very, very small hotel in a place called Jim Corbett, Ramnagar. So at first, he told me, इंजीनियरिंग करके क्या करेगा? लेट्स डू वन थिंग, टू होटल मैनेजमेंट कर. यू विल बी मोर बेनिफिटेड विद इट. You will be able to run the hotel, far better than any other person. In my family, nobody had any prior experience of running an hotel or how the hotel industry looks like. I was, being asked to, took up this course called hotel management and not pursue my, dream of becoming an engineer. So at first moment, it was shocking for me because I was selected in one of the, some good colleges of reputed college of engineers, and I was full of enthusiasm, like at least now I will be becoming an engineer जैसे मेरे सारे दोस्त कर रहे थे. But suddenly मेरी मदर एक फॉर्म ले आई होटल मैनेजमेंट का. मैंने उसे भरा, एग्जाम देने चला गया and I don't know what happened. I scored quite a good rank और मेरे एक अच्छे well renowned कॉलेज के अंदर होटल मैनेजमेंट के मेरा एडमिशन हो गया. Wow. And then the journey of hotel industry started. Once you completed your hospitality industry वाला जो होटल मैनेजमेंट कोर्स था, then आपने अगेन अपना होटल मैनेज करना स्टार्ट किया, या उसके बाद कैसे आपने how you came into this 2-3 प्रॉपर्टीज में, रिजॉर्ट में, कैसे आप आए इस बिजनेस में? जब हमने अपना फर्स्ट होटल लिया था 2014 में, राइट, वो इतना छोटा होटल था और ऐसी कंडीशन के अंदर था कि वहां पे सर्वाइव करना वाज आल्सो वेरी टफ. एक जंगल के बीचों बीच सिर्फ 10 कमरे थे. ओके.
राइट सो उस समय ना बिजली थी ना पानी था, ना कोई रिसोर्सेज थे, और वो एक सिटी से इतनी दूर था कि एक छोटी सी सुई लेने के लिए भी वी हैव टू go 2-3 hours. So procurement of the raw materials, procurement of the staff to build or rebuild that property was very tough. And secondly, my father had no prior experience of making an hotel. Okay. वो घर बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, राइट, पर होटल बनाना इज टोटली डिफरेंट. करेक्ट. क्या एमिनिटीज चाहिए, क्या होटल की डिजाइनिंग होनी चाहिए, रूम्स कैसे होने चाहिए, दीज आर वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग एन होटल. सो जब मैं इस इंडस्ट्री में मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट करा, सो माय फर्स्ट स्टेप वाज कि मैं जो वहां सीखूंगा मैं एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे कॉपी करूंगा. सो जैसे ही मैं अपने फर्स्ट ईयर में घुसा तो मेरे को काफी सारा इंकरेजमेंट मिला अपने प्रोफेसर से. दे इंकरेज मी, क्योंकि मुझे सीरियसली ऐसा मन हुआ 6 महीने के अंदर मैं गिव अप कर जाऊं. होटल मैनेजमेंट में नहीं कर सकता, वो मेरे लेवल का था ही नहीं. वहां पे मेरे को डेली मतलब 50 किलो प्याज काट रहे हो आप, कभी हाउस कीपिंग एंड आप WC के अंदर यू आर जस्ट थ्रोइंग योर हैंड एंड ब्रशिंग द WC. आप कहीं पर ट्रे उठा रहे हो, ईटा रख के आपको भगा रहे हैं. सो आई मीन आपका फिजिकल मेंटल आपका पूरी तरह से टर्न अराउंड हो जाता है. आप पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और वहां पे जाके जब आपसे आलू प्याज कटवा रहे हैं तो दैट मेंटल स्टेबिलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड. करेक्ट. लेकिन जस्ट आई हैड अ फोकस किया, जो मैं यहाँ करूंगा मैं उसे एग्जैक्टली वहां पे कॉपी करूंगा. तो धीरे धीरे जैसे मैं वहां पे जो जो चीजें सीखता रहा मैं उसे अपने होटल में इंप्लीमेंट करता रहा कि होटल का रूम कैसे डिजाइन होता है, किचन कैसे डिजाइन होती हैं, एक हॉल कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम, बैंक्वेट हॉल्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, स्विमिंग पूल कैसे होता है. सो दिस जर्नी स्टार्टेड देयर. और होटल को धीरे धीरे बनते बनते 10 रूम से 51 रूम्स तक करते करते इट टुक मी अराउंड 5 years. ओके. राइट. एंड तब जाके हमें लगा कि यार कुछ बनाया, पीपल रिकॉग्नाइज जस्ट कि यार कुछ है. बट व्हेन आई कंप्लीटेड माय होटल मैनेजमेंट, राइट, देन आई हैड इंक्लिनेशन कि यार शायद अब मैं अपनी कंपनी फुल टाइम ज्वाइन कर पाऊंगा. जब तक मैं सारे काम करता था अपनी कंपनी में, रिजर्वेशंस और कई बार सेल्स में भी कर लेता था, जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस. होटल को चलाना था. पर जब मेरी फुल टाइम मैंने सोचा कि यार होटल मैनेजमेंट हो गई, अब मैं कंपनी चला सकता हूँ, मैं आ जाऊँ. माय पेरेंट्स सेड नो, यू आर नॉट रेडी, डू योर MBA. अभी तुम सिर्फ होटल के लिए रेडी हुए, कंपनी चलाने के लिए रेडी नहीं हुए हो. देन माय टर्न अराउंड स्टार्टेड. तब मैंने MBA करने की सोची, तब मैंने MBA किया. MBA के अंदर जब मेरा MBA खत्म हुआ, जब एक और बड़ा पहाड़ था वो था कोविड, और सब खत्म हो गया. तो दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी एट दैट मोमेंट, क्योंकि जब मेरी MBA जिस ईयर में खत्म हुई उसी ईयर पेंडेमिक आया. लेकिन देन जब आपके साथ कोई नहीं होता तो भगवान होता है. देन आई थॉट कि यार अब ऐसे कई सारे होटल्स होंगे या कई सारी एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होंगी एक्सपैंड करने की, और तभी हमारा एक्सपेंशन कोविड के टाइम से हुआ. सो दिस ऑल जर्नी स्टार्टेड. सो आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था वो क्लैरिसा के नाम से ही था, वहीं से स्टार्ट हुआ, या पहली प्रॉपर्टी का नाम कुछ और था, देन यू फिगर्ड आउट द नेम कि क्लैरिसा ग्रुप ऑफ होटल्स रखते हैं? क्लैरिसा वाज द नेम व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010. मेरे फादर ने कंपनी बनाई थी. ये उनकी जर्नी 2010 से चल रही है. ओके. ही गॉट फर्स्ट ब्रेक इन 2014. इससे पहले उन्होंने कई जगह एक्सप्लोर करा. उन्होंने गोवा भी एक्सप्लोर करा. हम वहाँ पे फेल हुए, हमें वहाँ पे परमिशंस नहीं मिली, कुछ भी हुआ. हमने 4 years स्ट्रगल करा अपने फर्स्ट होटल खोलने के लिए. देन इन 2014 देयर वाज वन वेरी शाबी कंडीशन के अंदर 1 star प्रॉपर्टी थी. ओनर चला नहीं पा रहा था. सो ही वांटेड टू सेल इट. माय फादर वांटेड टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री. तो एक टस्कन विंग्स नाम की एक सिटी इन जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड. तो माय फादर ने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि यार उसका एक शटडाउन होटल है, मतलब चल रहा था, मतलब इट वाज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स. तो होटल का नाम टस्कन विंग्स था. तो ही टुक दैट कंपनी. हमने एक साल टस्कन विंग्स के नाम से चलाया. फिर हमने उसको पूरा रिफर्बिश, पूरा सब कुछ तोड़ के वी मेड इट, एंड देन हमने उसको अपना ब्रांड नेम क्लैरिसा दिया. एंड देन ऑल आवर प्रॉपर्टीज आर विद द नेम ऑफ क्लैरिसा. हाउ मेनी प्रॉपर्टीज यू हैव करंटली? We have 3 properties which are operating in 3 different locations. One is in Jim Corbett, second is in Goa, and our recent property, 5-star property, is in Mukteshwar. मुक्तेश्वर मैंने उतना ज्यादा नहीं सुना है. I mean, in which state it comes? So Mukteshwar is comes in Uttarakhand. Okay. So it's district Nainital. Okay. So people will know it very soon because it is becoming the 5th धाम of India. अच्छा. तो अगर आपने उत्तराखंड के 4 धाम सुने होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, right? So it is like that. It will be the 5th धाम. Okay. So it is an offbeat destination which is upcoming.
and it is very very famous for its Mahadev temple. So it's been, I think, almost 10 to 15 years to Clarissa Group, right? Absolutely. So how big is Clarissa Group now? I mean, we started with 10 rooms. Hardly there were 4-5 people in the company, and now if I see, we have got around 100 rooms. Right, we have got 3 different locations. Now we have got multiple teams working on this, and it feels amazing when you see the growth, when the people recognize your brand, and it's just fabulous. I think the growth is humongous for us. All the 3 properties जो आपके पास हैं, they are your own properties, because as you said, first तो only है, but rest of the 2 are your own properties, or it's a lease out? No, Clarissa only owns the property. We do not do any leasing, or we do not do any marketing or something. All the properties are owned by us. We operate it. अभी जितना मैं सीख रहा हूँ वही है कि ओनिंग प्रॉपर्टी इज द बिगेस्ट एसेट, बिकॉज यहाँ पे ना आप बहुत सारे ट्रायल एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो. लीजिंग में थोड़ा सा एक माइंडसेट वो होता है कि आपको रेंट निकालना है, ये करना है, तो या वो वाला फैक्टर है. सो अभी जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं तीनों, दिस इज ऑल फॉर मैरिज पर्पज एज वेल, या फिर ओनली द लॉजिंग पार्ट इज देयर? See, all our 3 properties are catering different type of people. If we talk about Jim Corbett and Mukteshwar, they are catering to all the clients, right? From marriage purpose, corporates, FITs, groups, because these are holiday getaways, ओके, right? So we cannot do marriages all around the season. करेक्ट There are certain seasons, कुछ हाँ. साए होते हैं करेक्ट करेक्ट. जब आप मैरिज कर सकते हो, एंड देयर आर सर्टेन सीजन्स जब आपके पास सिर्फ कॉर्पोरेट्स ही होते हैं. तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज हर एक चीज के लिए इक्विप्ड है. मतलब आप बैंक्वेट हॉल से, हमारे पास लॉन से, हमारे पास रूम. ऑल द 3 प्रॉपर्टीज, राइट? यस. करंटली अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखो तो गेस्ट का जो चेक इन चेकआउट एक्सपीरियंस है वो काफी चेंज हो चुका है. लाइक राइट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू अभी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, सेल्फ चेक इन हो चुके हैं. एनी टेक्नोलॉजी और काइंड ऑफ समथिंग जो आप गेस्ट के चेक इन चेकआउट एक्सपीरियंस पे आप काम करते हो? So in 2020, when the COVID, came, so this was the big, challenge for us, how to manage. Because our industry and aviation industries were the 2 industries which are heavily hit. और हमारे इंडस्ट्री के अंदर चेक इन पॉइंट्स बहुत है, कस्टमर टच पॉइंट्स बहुत है. करेक्ट. कस्टमर को रिसेप्शन के ऊपर आना है, फिर रूम के अंदर असिस्ट करना है, फिर रेस्टोरेंट्स के अंदर जाना है, फिर चेकआउट करना है. सो एवरीथिंग यू रिक्वायर अ डेडिकेटेड पर्सन. करेक्ट. सो दिस वाज द वन थिंग जिसके लिए मेरे को 6 महीने लगे एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में, एक नई वेबसाइट डिजाइन करने में. एंड by God grace, we became the first company in Uttarakhand to come up with the 100% e-web check-in system. Okay. So at that time, आप जैसे मूवी हॉल्स के अंदर इफ यू सी, आप अपनी सीट बुक करते हैं मोबाइल से, हाँ, as with we do one on app. sites, web check-ins या वेब करते चेक इन्स, हैं. तो आप होटल के रूम्स कर सकते हो. तो वी डेवलप दैट ऑन आवर वेबसाइट, राइट? तो वी इंटीग्रेटेड सर्टेन थिंग्स. इट टुक अस 6 months. तो हमने उसके अंदर क्या करा था, नाउ द गेस्ट डू नॉट हैव टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यूज ऑन द रिसेप्शन, राइट? उनका आधार, उनकी ऑल द डिटेल्स, ऑल द आइडेंटिफिकेशंस टू कम राइट प्रायर टू अस बिफोर दे चेक इन. ऑल द कीज आर रेडी, देयर रूम्स आर ऑलरेडी असाइंड, दे कैन डायरेक्टली गो टू देयर रूम्स. Oh, that's amazing. they I were- mean, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. As we do in the flights, Yes. वैसे ही we can do in the hotel as well. Plus अगर किसी को रूम अपग्रेडेशन होगा तो just you can just click on this, pay extra, Absolutely. generate codes, upload IDs, simple ना? Absolutely. And उस समय QR कोड्स बहुत नए नए थे, ऑनलाइन पेमेंट्स. हाँ. तो आपके कमरे के अंदर आपका QR कोड रखा हुआ है, राइट? यू कैन ऑर्डर द फूड. आप रेस्टोरेंट अपना सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी टेबल तक सिलेक्ट कर सकते हो. Okay. एंड चेकआउट के टाइम पे भी योर बिल विल बी डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन योर फोन. और वहीं से आप UPI करिए, कार्ड से पेमेंट करिए, यू कैन डायरेक्टली चेकआउट. Amazing यार, amazing. और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हो? अभी हम नई टेक्नोलॉजी का वी आर प्लानिंग इन मुक्तेश्वर, विच इज द प्रीमियम प्रॉपर्टी, राइट? विच इज वॉइस कमांड सिस्टम. Okay. यू कैन ऑपरेट योर रूम एमिनिटीज विद दैट वॉइस कमांड. अब एलेक्सा है, गूगल है, राइट? आप उनको बोलते हो एलेक्सा प्लीज प्ले द म्यूजिक, दे विल बी टेक्नोलॉजी. अब आप बोलोगे यार XYZ प्लीज ओपन द कर्टन्स, so the curtains will open. Please play the music. Please, switch on the TV. Please order the food for me. These types of commands we are working on. How we can do, how we can embrace the technology in a new property. Because that's a premium property. Okay. So we want to experiment those things. So we are working on that, and hopefully in next two, maybe couple of years, we will integrate it. Nice, yeah, that's amazing. And which technology you use for
property management system, channel managers? It is, I mean, in-house or outsourced? See, we have multiple softwares which we are using for different work. For now, we are using Asiatic as our premium channel partners. They have been with us for over a decade now. So we are very happy with them and they are doing a recommendable job with us. Apart from that, we are also using other channels like Rankly. They are our review management system. We are using many, mailing softwares. Apart from that, we are using other tools also, for marketing, SEO, SMO, which have been the part of us. So coming to the marketing part, वहाँ पे कौन सी चीजें हैं जो आप implement करते हो जिससे you get good number of room nights? Which things you use for, just to occupy maximum rooms? Like OTA marketing, like travel agents, कहाँ से आपके पास ज़्यादा room nights आते हैं? Or either it can be Instagram, Facebook. See, all the properties are in 3 different locations, right? They have different seasons all around the year. And we cannot depend on any of the one major source of, generation of the leads. We cannot purely depend upon OTAs. We cannot purely depend upon B2B or purely depend on B2C. If we talk about Goa as a property, right, the major sales comes from OTA. But overall, when we go to Jim Corbett, the major chunk goes to B2B. Travel agents. Right? Yes. And when we go to Mukteshwar, B2C is the major, part which is playing in our sales. But overall, if we see, they are going at a, decent rate with equality that they are having in one of them. But all the 3 are playing a very integral part in, boosting the sales or generating a revenue for us. We cannot rely on anyone or we cannot, differentiate कि यार ये ज़्यादा अच्छा काम दे रहा है कि ये दे रहा है. सीजन होगा तो सभी अच्छा काम देंगे. हाँ, वो तो है डेफिनेट. अगर नहीं होगा तो कुछ काम OTA देगा, कुछ काम B2B देंगे, कुछ काम B2C देंगे. Correct. We have to play all the 3 together. So that is the main thing in hotel. So when it comes to the Goa property, मुझे ऐसा लगता है गोवा अभी थोड़ा सा गोवा का डाउन चल रहा है as I am hearing the news part, but overall थोड़ा गोवा decent रहता है. वहाँ पे आपका मेजर चंक B2B होता है, OTAs होता है या फिर ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग और डायरेक्ट B2Cs होते हैं? मेन जो हमारा रहता है वहाँ पे 2 ही ज्यादा चलते हैं, दैट इज B2B एंड B2C, राइट. इसके अलावा अगर हम OTAs जो आते हैं हम उसको B2B के अंदर कंसिडर करते हैं, राइट, क्योंकि हमें उनको भी तो कमीशन देना ही है. करेक्ट. राइट. तो बाकी अगर हम मेजर चंक की बात करें, यस, OTA प्लेज अ वेरी मेजर रोल. 60-70% आपकी ऑक्यूपेंसी OTA ही भर देते हैं. उसके बाद आते हैं ट्रैवल एजेंट्स, क्योंकि OTA आपको गारंटी दे देता है फिर भी चलो आपका मेजर शेयर वो भर रहा है. देन B2B आपके ट्रैवल एजेंट्स हो गए. देन B2C कोई वॉक इन क्लाइंट्स हो गए, डायरेक्ट बुकिंग्स हो गई, बिकॉज द मार्केट इज वेरी ह्यूज इन गोवा, द डिमांड बहुत है पर सप्लाई भी तो उतनी है. आई मीन आज से 4 साल पहले मैंने देखा था 4,000-5,000 प्रॉपर्टीज थी गोवा में, तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज. देखो प्रॉपर्टीज हर जगह है, सप्लाई है. हाँ. एंड एक्चुअली सप्लाई, अब मैं कहूंगा सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. यस. तो अब टर्न अराउंड हो चुका है. बट जब आपकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, when you are giving the best customer experience, when you are having sustainability of for a long period of time, your brand is established, तो आप कितने मर्जी कॉम्पिटिटर्स आ जाए, वी डोंट केयर. एक्चुअली आपको अच्छा देना अपने गेस्ट को. जब मार्केट अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं तो सिंस रूम इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, आज नहीं बिका तो उसकी वैल्यू 0 है. उस टाइम पे लो सीजन्स में क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हो आप? और उस टाइम ब्रेक इवन पहुंचना कभी किसी मंथ में थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो वहां पे क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हो, क्या मार्केटिंग यूज करते हो? So that when the experience comes, right, your off seasons are of 3 months, 90 days, 120 days. So the best thing I would say, go to the B2B sale, right? You collect the maximum chunk of money from corporates, क्योंकि that is the time of the movement for them. बच्चों की छुट्टियां हुई होती हैं या ओरिएंटेशन होता है कॉलेजेस का, so they come for outbound trainings, right? सो इस समय आप देखेंगे डीलर मीट्स हो रही होती हैं काफी सारे कॉर्पोरेट्स की, सो दे रिक्वायर. सो ये आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है इन विच कंपनी दे आर टैपिंग ऑन टू. सो यू हैव टू शेड्यूल योर होल ईयर इन सच अ वे दैट यू हैव टू मैनेज योर ईयर कि इस क्वार्टर में वी विल बी टारगेटिंग B2B, B2C और OTS. सो वी हैव टू डू a rigorous planning for the next year prior to 1 year. So that is very much required in running an hotel. Since I'm into hotel industry from past 9 years, तो एक
जो बड़ी प्रॉब्लम है जो होटेलियर्स फेस करते हैं वो ये होती है कि जब कोई बड़ा ग्रुप ऑफ होटल होता है जो उस शहर में आता है, लेट्स से आपके शहर में कभी ताज आया या रेडिसन आया, हयात आया, वहां पे ना अब जो प्राइसिंग होती है पूरी सिटी की वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज अगेन वो जो प्राइस चलाते हैं पूरे मार्केट में, देन हर एक होटल को अपने लेवल पे उन प्राइस को सेग्रीगेट करना पड़ता है। अगर ऊपर से प्राइसेस कम होते हैं देन अगेन यू कैन नॉट सेल मोर देन ताज, बिकॉज वो कस्टमर साइकी है, उसका ब्रांड बिल्ड है ताज का। यहाँ पे आप कैसे प्राइसिंग पे खेलते हो, यहाँ पे आप कैसे प्राइसिंग डिसाइड करते हो कि नहीं यार, हाउ डू यू डिफरेंशिएट एट दैट टाइम? हम सिर्फ कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर खेलते हैं, हमें प्राइसिंग से कोई मतलब नहीं। अगर कस्टमर हैप्पी है ही विल पे यू द प्राइस, राइट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अभी हम मुक्तेश्वर में वी मेड अ प्रीमियम प्रॉपर्टी एंड वी हैड अ क्लियर कट कंपटीशन विद लेमन ट्री, राइट, एंड इट फील्स गुड व्हेन यू बीट इट एंड यू आर बीटिंग देयर प्राइस because your product is good. The customer satisfaction is 100%. When you have a confidence on your product, then maybe those brands may see you in that way कि यार ये भी एक upcoming brand है जो हमारे को beat कर रहा है. And there can be destinations like Jim Corbett, जहाँ पे ताज भी है, मैरियट भी है. But seriously, for places like Jim Corbett, people are ready to spend 20-15,000 to Taj or Marriott for one night. So that is the big strategy you have to play. जिस लोकेशन के ऊपर आप बैठे हो, आपको लोकेशन अपने आप ही आपकी प्राइसिंग चूज करके आपको देती है। हाँ, वो तो होटल का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता ही है, लोकेशन इज द मेन फैक्टर। और जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको दिख रहा है कि आप कर सकते हो, तब आपके सामने ताज हो या मैरियट हो, राइट, यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, व्हाई डोंट यू पुट इट इन द मार्केट? तो राइट, वी आल्सो डिड दैट। हम ये नहीं कह रहे कि वी आर बेटर, ऑफ कोर्स Taj and Marriott are very big brands. We cannot compete with them, but we can provide the best of the services at par. हमारे हाथ में जो है हम वो तो बहुत अच्छा कर ही सकते हैं ना। Absolutely. Then that's what we are delivering in our premium properties. एक और प्रॉब्लम जो होती है होटेलियर्स फेस करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है होटल इंडस्ट्री की, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग करना इजी है, सेल्स करना इजी है, कस्टमर्स लाना इजी है, लेकिन वो जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, जैसे आपने टच पॉइंट्स के लिए बात की थी, और यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई गेस्ट आपके रूम में जा रहा है तो प्रॉपरली हर एक चीज आपकी ब्रांडिंग वाली भी प्लेस्ड हो, एक एक चीज साफ हो। इवन व्हेन यू गो टू बिग ब्रांड्स तो वहां पे जो टेलीफोन्स होते हैं वो भी प्रॉपरली क्लीन होते हैं, मिरर के ऊपर क्लीन होते हैं। हाउ डू यू एंश्योर दिस क्वालिटी कंट्रोल की यार एकदम सब कुछ 100% मिल रहा है? So here comes the experience which I gained from hotel management. वो 3 साल आपको सिर्फ यही चीज सिखाते हैं। अच्छा, कि आपका 4 डिपार्टमेंट, योर फ्रंट ऑफिस, योर F&B, योर हाउसकीपिंग एंड योर फूड प्रोडक्शन, आप इन 4 डिपार्टमेंट में कैसे मास्टर कर सकते हो, और यही 4 डिपार्टमेंट अलाइन होके पूरा होटल चलाते हैं। ओके। तो जब when you have got a good learning and development team in your company which keeps a good check, regular audits are done, then that keeps this things aligned. And regularly, if you talk about my company, we do a regular audits, we do surprise audits. मैं खुद चले जाता हूँ, that gives you a boost. आपको पता लगता है आपके सामने कि आप क्या कर रहे हो, और वो आप जब उसी फील्ड के अंदर आपने एजुकेशन ली हो तो आपको +1 लगा देता है आपके आगे। So ये चीज है कि आपको पता है कि आपको क्या देना है, आपको आपका प्रोडक्ट पता है, आप वहां क्या लगा रहे हो आपको वो भी पता है, बस कैसे लगाना है वही एक मैटर है। एंड दैट्स व्हाट वी आर heavily investing on training the staff, regular audits are done, and we are taking lot of customer feedback, so that in future when we are that customer is coming back to us, every time when he comes back he gets a very different experience. And अगर किसी पुराने कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा तो you'll got to know कि this is the mistake you are doing, so that आप अगले कस्टमर के लिए वो रिफाइन करके और अच्छे से कर लो। Absolutely. And देखो, जब तक कस्टमर हमारे को एक्सपीरियंस नहीं बताएगा रहने के बाद, तो हम बेटरमेंट के ऊपर नहीं जा सकते। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कस्टमर का रिव्यू क्या है, सो दैट हेल्प्स अस टू डू द बिग चेंजेस या फॉर आवर बेटरमेंट, एंड दैट्स हाउ वी कैन ग्रो, आई थिंक सो। दैट इज इम्पोर्टेंट। होटल का जो बिजनेस होता है व्हेन इट कम्स टू द बिग रिजॉर्ट्स, वो एक डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होता है। वन इज द मैरिज पार्ट, वन इज द ओनली द लॉजिंग पार्ट जहाँ पे पर नाइट स्टेज होते हैं, एंड वन इज F&B। मेजर चंक क्या परसेंटेज है इन सब का एज पर योर एक्सपीरियंस? पहले जो, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं कोविड से पहले थोड़ा सा, तो द मेजर चंक वाज B2C। लोग हॉलीडे के लिए बहुत आती थी, फैमिलीज आती थी, फ्रेंड्स यूज्ड टू कम, राइट। इतना डेस्टिनेशन वेडिंग्स का नहीं था। आफ्टर कोविड I have seen there is a boost in destination weddings. People are mad over it. Yeah,
मैड ओवर इट। अब मैं अपना भी देखूं तो मेरा मैक्सिमम चंक डेस्टिनेशन वेडिंग्स की तरफ ही जा रहा है। वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग। अब लोग कहते हैं यार एक है तो किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। एवरीबडी सेइंग यार लॉन्स बनाओ, हॉल्स बनाओ, बैंक्वेट्स बनाओ, सिर्फ डेस्टिनेशन वेडिंग्स करो। सो आई थिंक द शिफ्ट हैज बीन मेजरली टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड हैज गिवन दैट। हमें उसको एक अच्छे नजरिए से भी देखना चाहिए, क्योंकि उसने एक बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव ही अलग कर दिया है। द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द होटल एज एन होटल और एज अ बिजनेस होटल और वीकेंड गेटअवे होटल और अ हॉलीडे होटल. Now they're making hotels just for destination weddings. So that shift is a major shift in our industry in past 5 years, what I have seen. What is the percentage when it comes to the overall business? कितना चला जाता है on wedding वाले part पे, कितना percentage है और lodging पे कितना है, F&B पे कितना है? देखिए जब weddings होती हैं, being very frank, हमारी जिस जगह के ऊपर हमारी hotels हैं वहां पे आपको लॉजिंग लेनी पड़ेगी. अगेन वो तो लॉजिंग वेडिंग के साथ कंबाइन होता है. Absolutely. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ऐसे पूछना चाह रहा हूँ कि वेडिंग वाला तो पूरा प्रॉपर्टी बुक होता है, राइट? जब इंडिविजुअल भी रूम्स होते हैं जो पर नाइट्स के थ्रू आते हैं, तो वो कितना परसेंटेज है, वेडिंग कितना परसेंटेज है, और अगर कुछ और भी होता है? मैक्सिमम 40% आजकल वेडिंग्स लेके जा रहे हैं आपका चार्ज. अब साल के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे इस ईयर अगर आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक, आजकल तो लोग गर्मियों में भी शादी कर रहे हैं, राइट? आजकल गर्मियों में नहीं, आजकल ये देख के शादी करते हैं कि कब पैसा कब लगा. हाँ, या किस दिन होटल खाली है. हाँ, किस दिन राइट खाली है. एंड तो इस तरीके से देखा जाए तो एवरेज आप मान के चलो 40-50% चंक हैज बीन टेकन ओवर बाय वेडिंग्स. रेस्ट ऑफ द चंक्स आप मान के चलो 20% 25% आर टेकन बाय दीज लॉजिंग्स. बाकी होटल के अंदर एज ए F&B सेल्स आप देखो, मैक्सिमम आप देखो होटल जो रिजॉर्ट होटल्स होते हैं, कॉर्बेट टाइप के होटल्स, दे आर गिविंग ऑल इंक्लूसिव मील्स विद लॉजिंग, AP प्लान्स. एंड अगर आप मुक्तेश्वर या गोवा देखो वहां पे रूम ओनली है, CP EP, तो वहां पे आपका फिर फूड पार्ट इज 10-15%, 20% आपका वो चंक ले जाता है. तो आजकल जो शिफ्ट अराउंड हुआ है ये मेन वेडिंग्स का है. और अगर मैं वेडिंग सीजन की बात करूं तो आजकल 365 डेज में से कितने डेज ऑलमोस्ट टेंटेटिवली वेडिंग के लिए बुक्ड होता है? इस सीजन के ऊपर टोटली डिपेंड होता है. अगर आप अभी की बात करें, इस बार शायद नवंबर के अंदर 4 से 5 आए हैं. सो योर नवंबर इज ऑलरेडी गॉन. हर शादी 2 से 3 दिन होती है. हाँ, करेक्ट. 4 हफ्ते हैं आपके पास. 30 दिन के अंदर से अगर आपके 4 यानी कि आपका 20%, आपका 20 डेज तो आपके गए. 10 दिन में आप कितने का मान? ओवरऑल ईयर में बात कर रहा हूँ मैं. ओवरऑल ईयर्स के अंदर अगर आप करें तो रफली अराउंड 40 to 50 वेडिंग्स एन ईयर, राइट? दैट मींस ऑलमोस्ट 100-120 डेज बुक्ड होता है. यू कैन से दैट बुक्ड होता है, क्योंकि कई बार ये भी होते हैं कि बैक टू बैक डेज के ऊपर इवेंट्स हो रहे हैं आपकी वेडिंग्स, तो कई बार आपको टफ होता है. करेक्ट. आप 2 वेडिंग्स एक साथ नहीं उठा सकते. True. So we have to calculate on that, those dates also. But roughly, yes, 100 days, 120 days, roughly we can play on weddings. Coming to the business part, आज एक होटल बनाना भी आसान नहीं है. मतलब जिस हिसाब से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और बिल्डिंग को बनाने का क्या बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल और इन सब का प्राइसेस बढ़ता जा रहा है. आज एक होटल बनाना आसान नहीं. बट आई वॉन्ट टू नो कि अगर किसी को एक रिजॉर्ट स्टार्ट करना है, व्हाट डू यू थिंक बेयर मिनिमम लैंड की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक रिजॉर्ट बनाने में कितना खर्चा होता है, क्या चीजें मैंडेट्स हैं जो उसको ध्यान रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, जैसे रूम्स हो गए कि यार बेयर मिनिमम 50-60 रूम्स होना चाहिए ताकि एक शादी हो जाए, तो क्या और चीजें हैं जो इन सब के लिए रिक्वायर्ड है और कितना लैंड वैंड रिक्वायर्ड होता है? सी होटल इज अ मनी गसलिंग बिजनेस. आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते कि कितने रूम्स बना ले. आज मेरे पास 100 रूम है, किसी पास 1000 रूम है, राइट? कोई कहेगा कि यार मेरे पास तो 10 रूम का बजट है, कोई कहेगा मेरे पास तो 100 रूम का बजट है. होटल दोनों ही अच्छे चलाएंगे. डिपेंड करता है कौन कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर दे रहा है. 100 रूम वाला अगर कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर नहीं दे पा रहा तो उसके 100 रूम बनाने का कोई फायदा नहीं है. हालांकि अगर आप आपका ट्रेंड देखो तब एयरबीएनबी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं. विलास बहुत आप देखोगे होटल्स को बीट कर रहे हैं. गोवा के अंदर उन्होंने 2 कमरों का विला बना के, स्विमिंग पूल बना के, दे आर बीटिंग होटल्स. सो इफ यू नो हाउ टू satisfy the customer needs, you have a sustainability in the market. तो किसी के पास अगर बजट है तो जरूरी नहीं है कि उसे इनिशियली 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, वो ये देखे कि उस समय कस्टमर की डिमांड क्या है. अगर वो एक छोटा सा होम स्टे भी चला रहा है ना 5-10 रूम का, वो एक यूनिक एक आइडिया निकाल कर आए कि वो कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करे, एक मेमोरी कैसे क्रिएट करे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे इंक्रीज करे. तो होटल के अंदर आप जितना मर्जी पैसा लगा लो वो कभी खत्म नहीं होगा. हाँ, वो तो है. आप खत्म ही नहीं होगा. ना आपके एक्सपेंडिचर्स कभी खत्म होंगे, ना आपकी एक्सपेंसेस कभी खत्म होंगे. आपका कुछ ना कुछ आता रहेगा. मेंटेनेंस इज आल्सो एब्सोल्युटली हमेशा हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ एब्सोल्युटली. तो अगर मैं ऐसे कई सारे होटल्स की चेन है
जो सिर्फ लेते ही सिर्फ 5 या 6 रूम के होटल्स हैं एंड जैसे हम इसमें सेटिस्फाइड हैं क्योंकि वो 5-6 होटल के रूम्स में ही दे आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. It's not necessary to go and just drain your money in becoming a 5-star or 4-star. You start from niche, you start from small. उससे क्या होगा, एक तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, आप थोड़े से मेंटली जो आपका स्ट्रेस लेवल होगा ना वो कम हो जाएगा. एंड देन ट्राई इट आउट. क्या आप ये बिजनेस कर पा रहे हो? होटल बनाना बहुत आसान है, मैं सबको कहता हूँ. उसे चलाना, मेंटेन करना और रेपुटेशन मेंटेन करना, उसे ब्रांड बनाना, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस. करेक्ट. सो यू नीड टू सी कि आपके पास कितना बैलेंस बचा है, कितना वर्किंग कैपिटल बचा है और आप कितना मार्केट में सस्टेन कर सकते हो. सो फॉर दैट स्टार्ट विथ स्मॉल. 4-5 रूम अगर आपके पास हैं, इफ यू हैव अ स्मॉल लैंड, हार्डली मैटर्स. जस्ट क्रिएट ए गुड एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट फिर भी अगेन अगर किसी को एक रिजॉर्ट ही दे हैव दिस इन माइंड, बिकॉज एयरबीएनबी बिजनेस स्टार्ट करना, आई एम ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, वी हैव डन. अगर किसी को रिजॉर्ट ही बनाना है, रिजॉर्ट स्टार्ट करना है, तो व्हाट डू यू थिंक, अगर एक वेडिंग पर्पस दे हैव इन माइंड, दे हैव सेट ऑफ थिंग्स कि हाँ ठीक है यार पर्पस यही है, व्हाट डू यू थिंक कितना जमीन लैंड उन्हें यूटिलाइज मतलब होता है उसमें, प्लस कितने रूम्स बेयर मिनिमम बनाने चाहिए और कोई मैंडेट्स हो तो? जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 50 रूम से कम की वेडिंग्स आर वेस्ट. आप नहीं उठा सकते. यू बेयर मिनिमम यू रिक्वायर 50 रूम्स, और एल्स यू कैन मेक द रूम्स दैट कैन अकोमोडेट अराउंड 100 पीपल. इंटीमेट वेडिंग भी आदमी करेगा तो 50 लड़की वाली साइड से, 50 लड़के वाले साइड से. करेक्ट. राइट. तो आपके पास इतने रूम्स होने चाहिए कि आप इतने लोगों को एक बार में केटर कर सको. करेक्ट. So 50 will be ideal. Even if you're making 45 or maybe if you're making 25, तो make those rooms in such a way that you can accommodate around 100 people. करेक्ट. अब मेरे पास जो है, मेरे पास हर कैटेगरी के रूम्स हैं, हर कैटेगरी के मेरे पास होटल्स हैं. सो बट फॉर मी 50 इज द बेयर मिनिमम. इतना होना चाहिए आपके पास. एंड इफ आई टॉक अबाउट द लैंड साइज, यू रिक्वायर एटलीस्ट 5 to 10 acres ऑफ लैंड, क्योंकि सिर्फ रूम बनाना नहीं होता. लॉन्च चाहिए, बैंक्वेट्स चाहिए, किचन्स चाहिए, रेस्टोरेंट्स चाहिए, हाउसकीपिंग का रूम, रिसेप्शन, पार्किंग, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. अब बारात के लिए आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया चाहिए जहां पे आपकी बारात आएगी. करेक्ट. सो दैट इज द बिग थिंग यू रिक्वायर. आप कोई ये नहीं सोच सकते कि मैं 1000 मीटर का प्लॉट है, मैं उसके ऊपर होटल बना के शादी करा लूंगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. Even nowadays, this big wedding resorts need shaded areas too, क्योंकि आजकल शादी का कोई मुहूर्त नहीं होता, जुलाई में भी शादी हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो most of the hotels are doing, I mean resorts are doing this. वो भी एक आपको एक लेके चलना पड़ता. आजकल वाटरप्रूफ टेंट्स आ गए हैं. हाँ. इफ पीपल डोंट नो, शायद पता नहीं, वो ऐसे होते हैं कि आप वो टेंट्स लगा लो, बारिश आए, पानी आए, गर्मी आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दैट आर रियली एक्सपेंसिव, पर आजकल वेडिंग्स के अंदर यूज हो रहे हैं काफी. एक पर्सन अगर एक रिजॉर्ट स्टार्ट कर रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ लाइसेंसेस और रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उसको लिकर भी उसमें एडिशनली देना है, व्हाट ऑल थिंग्स रिक्वायर होती है? सो होटल के साथ बहुत सारे लाइसेंस. हियर कम्स माय लॉ पार्ट. सी फर्स्ट, very important is your pollution. So that is very much important to run any of the hotel. Your pollution license is important. Your tourism license is important. Your restaurant license, food license, FFSI. Apart from that, there are multiple like water NOC you need to take. Land commercial NOC you need to take. आपके पास जो land है, क्या उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी करना जरूरी है, या आपकी कन्वर्टेड लैंड है या नहीं है, दैट एनओसी यू हैव टू टेक. उसके भी लाइसेंस होता है. बार का लाइसेंस अलग होता है, एंटरटेनमेंट लाइसेंस अलग होता है. राइट. अब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, आई हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू रन द होटल. सो देयर आर लॉट ऑफ मैंने तो आपको बहुत कम लाइसेंसेस बताए हैं, बट एवरी लोकेशन हैव अ डिफरेंट लाइसेंस. गोवा के अंदर पंचायत का लाइसेंस जरूरी है. हाँ, वहां पे लोकल पंचायत चलती है. राइट. मुक्तेश्वर के अंदर यू रिक्वायर लोकल का लाइसेंस. लोकल्स आएंगे. अगर आप पानी वहां पे यूज कर रहे हो तो पानी का, अगर आप यू हैव टू डू द बोरिंग, you have to take an NOC from all the villages down there. Everybody has, every location has a different aspects of taking the license. It's not easy. It's really, really not easy. It will drain you out. मेरे ख्याल से 1 साल तो ये सब लाइसेंसेस कलेक्ट करने में टाइम लग जाएगा. किसी लाइसेंस कलेक्ट करने में जितनी देर में आप कलेक्ट करोगे उतनी देर में एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल का तो होता है. करेक्ट. आपको 5 साल का क्या मिल रहा है? पोल्यूशन का, टूरिज्म का और फूड लाइसेंस.
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हर लाइसेंस एवरी ईयर रिन्यू करना है, तो अब जब तक वो आपको लाइसेंस मिल रहा है उतना टाइम एक्सपायरी हो रहा है, तो आप उसको कितना टाइम तक रख रहे हो, 7 महीना 8 महीना, तो दैट इज द रेशियो। तो ये चीज कोई भी रन कर रहा है तो दे नीड टू कीप इन देयर माइंड्स। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टाफ टू रूम का रेशियो क्या होता है? आई मीन हाउ डू यू कीप इन माइंड कि मेरे पास अगर आज 50 रूम की प्रॉपर्टी है तो मुझे कितना स्टाफ रखना चाहिए, प्लस F&B वाला पार्ट है। सी दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू हैव डिजाइन द होटल। अगर आपका होटल एक बिल्डिंग फॉर्म के अंदर बना है, इतनी स्पेस नहीं है, ग्राउंड नहीं है, लॉन्स नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, देन इवन इफ यू हैव गॉट 50 रूम्स 25 आपका स्टाफ संभाल लेगा बेर मिनिमम। 50 रूम्स है तो 25 का। If you have rooms in a building style, ground plus 5, ground plus 4, single ऊपर नीचे करना है, तो 25 is the must, excluding the GMs and the higher positions. This is the bare minimum. अब मेरी जैसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके पास लॉन्स भी हैं, सब कुछ है, it can go up to 80 to 100 staff at one time, 50 rooms के लिए। Because again वो एरिया काफी बड़ा है and Absolutely, मतलब there are a lot of shifts which are going on, और जंगल एरिया है या माउंटेन एरिया है तो थक जाता है कई बार, आपको स्टाफ भी एक इंसान है, करेक्ट, ट्रू। यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। शिफ्ट्स के अंदर काम होता है, एंड सिर्फ आपका रिजॉर्ट का ही स्टाफ नहीं होता, राइट? लॉट ऑफ पीपल आर एंगेज्ड बिहाइंड रिजर्वेशंस, ऑपरेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया, योर ग्राफिक डिजाइनर्स, योर वेब डिजाइनर्स। सो दीज ऑल पीपल, अगर आप इनको भी गिनोगे तो यही आपकी टीम 10-15 लोगों की यही हो जाती है, हाँ, ट्रू। which are sitting behind. So the team you require is, मतलब it totally depends upon what type of, what scale of business you are doing. गवर्नमेंट सब्सिडीज आर देयर इन द मार्केट। जैसे MP में राइट नाउ कुछ चल रहा है कि अगर आप 100 CR के आसपास की प्रॉपर्टी बनाते हो तो यू विल गेट 30% सब्सिडी। सो वैसे डू यू हैव इन माइंड कि कोई सब्सिडीज हैं फॉर द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर? See, I am also looking forward to it, what government is offering. So now there are many MSME schemes which have come up. So I am also still exploring about it, what they have done for the ecotourism, like resorts for us, which are, mostly inclined towards ecotourism, like solar panels, organic food, everything which is related to eco. So government should, give certain, benefits to us, because most of the properties are focusing on ecotourism. We have got sewage treatment plants, we have got solars, we have got water storage places, we have got organic, plantations and all. So we are going forward towards ecotourism. But right now, if we are saying any of the rebates and all, we are getting very minimum rebate on solar panels. That's it. That's it. बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ नहीं है, बिल्डिंग खड़ी करने में कुछ नहीं है, नथिंग। We come in luxury industry, I guess. हाँ, 80 So if you see it, पहले 28 था। yeah, if you see it 5% also, but COVID के टाइम पे भी हमारे को क्या रिलीफ मिला? Because we are the luxury industry. Correct. Aviation and hotel always come in luxury. तो लेकिन luxury के ऊपर जितना पैसा लग रहा है उतना क्या किसी और इंडस्ट्री के ऊपर लग रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा पैसा भी तो हम ही अपना बर्न कर रहे हैं ना आपको लग्जरी देने में। सो टिल नाउ हमें जो रिबेट मिलती है, बीइंग वेरी फ्रैंक, हमें सिर्फ सोलर के ऊपर मिलती है, एंड वो रिबेट भी इतनी मिलती है कि उसका कोई मीनिंग नहीं होता। दैट इज, वो रेशियो इतना कम है क्योंकि आपका सोलर इतना महंगा है इंस्टॉलेशन का, कि अगर उसका 1% या 0.5% भी अगर आपको रिबेट मिल रहा है, दैट हार्डली मैटर्स टू अस। व्हाट डू यू थिंक, अगर किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हेन ही और शी वांट्स टू कम इनटू द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सो हाउ ही शुड स्टार्ट? ईदर बाय लीजिंग द प्रॉपर्टी, शुड स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, शुड, मतलब कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए? जिसको भी स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लीज द प्रॉपर्टी। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप लीज के ऊपर प्रॉपर्टी लेके स्टार्ट करो, सॉरी टू से, ही इज मेकिंग फुल ऑफ यू। आप पैसे बचाओगे नहीं, आप पैसे डुबा दोगे। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अंधा पैसा है, आपको सिर्फ होटलियर का टैग लगाना है, वो पैसे को डुबाना है, आप प्लीज लीज कर लीजिए प्रॉपर्टी। बिकॉज लीजिंग इज समथिंग, वो आपको लीज आउट क्यों कर रहा है बंदा प्रॉपर्टी? इतना पैसा लगाने के बाद आपको लीज के ऊपर क्यों दे रहा है? क्योंकि वो चला नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली जहां तक इतने लोगों से मैं मिला हूं, हर एक होटेलियर का एक डिफरेंट बिजनेस होता है। मतलब लेट्स से हर कोई होटेलियर ही नहीं होता, वो कोई इसका मेन बिजनेस होता है, उस पर्टिकुलर पैसिव इनकम से उसने एक एसेट बनाया होता है, तो शायद उसको कोई एक हेडेक नहीं लेना होता, तो मेरे ख्याल से वो करता है। आई थिंक दिस दैट कैन बी अ रीजन, लेकिन जो ले रहा है क्या उसे एक्सपीरियंस है होटल चलाने का? दैट इज द बिग क्वेश्चन। आपकी कैलकुलेशन राइट है कि नहीं है? अगर आपने 15 रुपीज की चीज ली है, आप सोचो मैं 15 रुपीज का 30 रुपीज कर लूंगा, देन यू आर रॉन्ग। आपने 15 रुपीज तो उस आदमी को दिए हैं जिससे आपने वो चीज लीज के ऊपर ली है, 15 ही उसका एक्सपेंडिचर है। तो जो आप कमाना चाहते थे उतना तो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो व्हाट आर यू अर्निंग? करेक्ट। लीजिंग के अलावा स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एब्सोल्युटली
योर मेंटेनेंस, सेकेंडली आपने सिर्फ कमीशंस, आपने सब चीजें ली, चली नहीं चली, व्हाट इज द गारंटी? सेल्स एक्सपीरियंस, एंड देन आप कितने टाइम के लिए लीजिंग ले रहे हो? 6 महीना 5 महीना, आप कुछ नहीं होता। अगर आप होटल इंडस्ट्री, कोई भी एक होटल रन कर रहा है, बेयर मिनिमम इज आई थिंक 5 years. 3 years to 5 years तो आपको देना पड़ेगा इंडस्ट्री को। उतने टाइम आपकी लीज खत्म हो जाएगी, तो आप पैसा सिर्फ ओनर को दे रहे हो ना, तो दैट इज द बिग थिंग। और फिर आप क्या होता है उससे ना, सिर्फ क्लाइंट इफेक्ट होता है, क्योंकि आप फिर उसे सर्विस नहीं दे पाओगे। आप सिर्फ क्या सोचोगे, यार मैं किस तरह से पैसे बचाऊं, यू नो, शुड आई कट डाउन द एमिनिटीज, शुड आई कट डाउन दिस एक्सपेंडिचर, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। तो उससे सिर्फ कस्टमर का एक्सपीरियंस हैम्पर होता है और कुछ नहीं होता। सो जो भी लीज कर रहा है वो कैलकुलेशन के हिसाब से करो। If he thinks he can do it, very good. If not, then start with niche. पॉसिबली अगर आई थिंक इफ यू आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, आपने सीखा है होटल कैसे चलाते हैं, देन लीजिंग इज गुड। और तभी भी व्हाट आर योर थॉट्स? See, मेरी कंपनी की अलग पॉलिसी है। वी से हमें 10 होटल नहीं खोलने हैं, हमें 4 खोलने हैं, लेकिन खुद के खोलने हैं और अच्छे खोलने हैं। हमें भरना नहीं है कि हमने 15, 20, 60 होटल खोल लिए जिसमें से हम कस्टमर को एक्सपीरियंस ही नहीं दे पाए। दैट इज ऑफ नो यूज, राइट? कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कर रहे हैं, भरते जाओ होटल, अपने नाम लगाते जाओ, पैसे देते जाओ। दैट इज वेरी इजी टू डू इट, आप कर लो अगर आपको उस लेवल के ऊपर जाना है। लेकिन फॉर अस, लाइक अ ब्रांड लाइक अस, वी जस्ट फोकस ऑन ब्रांड क्रिएशन, वी फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन, वी फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, you know, and what brand value we are providing to the customers. कितना अच्छा उनको लग रहा है हमारी प्रॉपर्टी पे आके। जिसको होटल आता है चलाना वो जरूर जाए, उसको अच्छा लग रहा है ये काम करना, वो अगर निकाल पा रहा है लीज, वेल एंड गुड। वरना छोटे से शुरू करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर उसके पास एक छोटा सा मकान भी है, आजकल तो होमस्टेज बन जाते हैं, करेक्ट, उसको चला के तो देखे। सेफ इज एबल टू रन दैट। 5 को 10 कर लो, हमने भी तो 10 के 100 करे, पर अगर हम पहले ही 100 कर लेते तो शायद हम आज फेल हो जाते। स्टार्ट स्मॉल, राइट? एब्सोल्युटली, स्टार्ट विद नीश, स्मॉल। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होते हैं? अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट करना चाह रहे हो, फॉरगेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, आपको नहीं मिलेगा। आपका ब्रेक इवन ही 5 years के बाद आता है, मे बी। अगर आपकी मार्केटिंग, सेल्स, मतलब ऑल आर अलाइन टुगेदर, 5 to 10 years तो आपका ब्रेक इवन आने में लगता है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन आप कह सकते हो 20%, 25%, क्योंकि आपकी सेल जितनी होगी उतना आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर में भी जाएगा। ग्रोसरी बिल्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आएंगे, स्टाफ लगाओगे आप, मेंटेनेंस करोगे आप, तो अगर आपको 20-25% भी मिल रहा है, बहुत अच्छा रेशियो है। व्हाट डू यू थिंक एक रिजॉर्ट चलाने में व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट, तो कौन से जो मेजर चीजें होती हैं वो ज्यादा लेती हैं? जैसे स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या अगर लीजिंग है तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली वो तो लीजिंग वाला होगा, बट अगर उसको हटा के बताएं। सबसे ज्यादा जो आपका लेगा ना पैसा, वो लेगा मेंटेनेंस ऑफ द रूम्स। दैट इज द मेन, क्योंकि आपके एक रूम के अंदर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, उसके अंदर 50 चीजें होंगी जो आपको हर कस्टमर को देनी है परफेक्ट। कभी एसी खराब हो रहा है, एसी, टीवी, पंखा, कभी आपका WC, कभी आपका वॉश बेसिन, कभी आपका सिंक, कभी आपका शावर, कभी आपका इलेक्ट्रिक फायरप्लेस, कभी आपका कुछ, राइट? आपका कभी ग्लास टूट गया, कभी आपकी प्लेट टूट गई। सबसे ज्यादा पैसा वो लेती है, लेकिन कस्टमर्स भी कई बार तोड़ देते हैं और वो आपको बताते भी नहीं है। दैट इज बोनस मेंटेनेंस। सो ये बहुत पैसा लेती है। और जिस लोकेशंस के ऊपर हम लोग बैठे हैं वहां देयर इज जो टेम्परेचर है दैट वेरीज अ लॉट। कॉर्बेट के अंदर ट्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 5 months इन अ ईयर, 6 months इन अ ईयर, अनप्रिडिक्टेबल। आपको पता ही नहीं होगा कब बारिश हो गई, सीलन, सीपेज, क्या कर लोगे आप? जितना मर्जी अच्छा होटल बना लो, सही बात है, वो तो है। किसी भी 5 स्टार में चले जाओ, आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगी। हाउ डू यू कॉप अप विद दिस देन? सी, आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, आप कोशिश करते हो आप टर्माइट प्रूफ मटेरियल यूज करो जो रस्ट नहीं होता या टर्माइट नहीं आता या मॉइस्चर को जो झेल ले, देन दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू पिवट टू ओल्ड एंड आपको नई चीज इंट्रोड्यूस करते हो इन चीजों को हटाने के लिए। आप देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स यू यूज कि आपको वो चीजें, क्योंकि मेंटेनेंस आपको करनी है। आप पेंट जितना मर्जी अच्छा कर लो, आपको साल में 3 बार करना है। आप किसी भी कंपनी का लगा लो, जैसा भी लगा लो, आप वेदर से नहीं जीत सकते। हाँ, आप बारिश से नहीं जीत सकते। आप बस अपना बेस्ट दे सकते हो। आप जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हो या जो भी आप चीजें कर रहे हो, जस्ट ट्राई दैट दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, दैट दे आर लेटेस्ट है अभी आज के लिए, जो इन सब चीजों को झेल ले। सेकेंडली तो आपका स्टाफ है, अब वो कितना ट्रेंड है। अगर उसे पता है कि बारिश हो रही है और ये लकड़ी का प्रोडक्ट है तो मैं इसे ओपन में ना रखूं, तो वो इतना आपको ट्रेन अपने स्टाफ को करना पड़ेगा कि भाई this is your baby, this is your product, you have to cater, you have to see it, how to keep it safe. Rest maintenance तो आपको करनी पड़ेगी, you cannot escape on that. तो फर्स्ट इज मेंटेनेंस, सेकंड
स्टाफ ट्रेनिंग, एंड स्टाफ का पैसा सबसे स्टाफ का पैसा, स्टाफ ट्रेनिंग बहुत पैसा खाएगा आपका। देन थर्ड इज रेगुलर चेंजेस आपको करने पड़ेंगे प्रॉपर्टी में। बंदा बोर हो जाता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, हर 3 महीने 6 महीने में एस्थेटिक चेंज हो जाते हैं। अब एक आपने एक होटल बनाया, 6 महीने में एक नया होटल आया, उसने कमरा ऐसा बना दिया कि अब आपके कमरे पुराने लग रहे हैं, उसने शायद प्राइवेट पूल दे दिया, उसने जकूजी दे दी, तो नाउ पीपल आर गोइंग देयर। तो आपको हर 6 महीने में अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ नई चीजें लानी पड़ेंगी, सो दैट द पीपल शुड फील द फ्रेशनेस इन योर रिसोर्ट, क्योंकि आपका तभी कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा। सो एक्सपेंडिचर आपको तो भी करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपके होटल में तो चेंजेस करते ही रहने पड़ेंगे एवरी मंथ ऑल्सो समटाइम्स। बिकॉज एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई थिंक इज कि एक बंदा सिर्फ रूम में रहने नहीं आता, वो बंदा आपका पूरा प्रॉपर्टी के लिए आता है। एब्सोल्युटली। यार वो क्या कैसा फील कर रहा है व्हेन इट कम्स टू ताज। तो हम जब जाते हैं तो सिर्फ एक रूम में रहने नहीं जाते, हम लोग और भी चीजें एक्सप्लोर करने जाते हैं। बिल्कुल, so that is important. एंड देन थर्ड इज लाइक चेंजेस। Changes, you have to enhance the new things which are coming around. चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, आज से पहले इन्फ्लुएंसर्स को कौन पूछ रहा था? कोई नहीं पूछता था। आज से 10 साल पहले आप बोलोगे यार इन्फ्लुएंसर जा रहा है, फोटो बना रहा है, आज उन्हीं की वैल्यू है। सो सोशल मीडिया ने जो गेम खेल दिया है ना, वो B2B मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देगा आने वाले 5 साल में। उससे अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, दी सोशल मीडिया ही आपकी आधी सेल से लेकर आएगा। तो आपको चेंजेस को देखना है। एंड देन फोर्थ दिस स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी एंड ये सब। फोर्थ अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको मतलब एज ए होटल आपको देखना पड़ेगा वो है कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर क्या चाहता है ना, आपको कस्टमर की नीड्स को देखना जरूरी है, अपने से भी ज्यादा कस्टमर को। मुझे पंखे का कलर व्हाइट नहीं पसंद, आई डोंट लाइक व्हाइट कलर या ब्लैक कलर, लेकिन कस्टमर को व्हाइट ही पसंद है। मैक्सिमम कस्टमर लाइक दिस व्हाइट ओनली। तो यू हैव टू सी हिज विद हिज व्यू कि उसे क्या चाहिए। तो वो कई बार आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, आपको करना पड़ेगा। सेम हैपेंस विद मी एज भी रना एयरबीएनबी बिजनेस। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि व्हाइट फैंस न लगाएं, बिकॉज जरा सी भी डर्ट चिपकती है तो जब इंसान सोता है ऊपर देखता है तो देखेगा व्हाट इज दिस यार, गंदा हो रहा है। तो हाँ, बट वो लगता भी अच्छा है। एंड देन यू हैव टू मेंटेन इट प्रॉपरली कि भाई ये टाइम पे क्लीन हो रहा है, ये सारी चीजें। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको करना पड़ेगा वो सब चीज। जब आप मार्केटिंग करते हो, आपके पास कस्टमर्स आते हैं, तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन रेशो क्या रहता है? ऑनलाइन ऑल OTAs, ऑफलाइन वॉक-इन्स, B2B सेल्स, तो उसका रेशो क्या है? इज इट 50-50, 60-50? That totally depends upon what location are we talking about. If I talk about Jim Corbett location, my 95% is offline, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ट्रैवल एजेंट्स हैं या वॉक-इन्स हैं या हमारे कस्टमर्स जो पुराने हैं। OTAs आर जस्ट 5% गिविंग अस बिजनेस थे, क्योंकि वो इतनी इन्वेंट्री भर नहीं सकते, बीइंग वेरी फ्रैंक। इफ आई टॉक अबाउट अदर 2 लोकेशंस, गोवा स्पेसिफिकली, गोवा के अंदर पिवट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। सो 95% इज ऑनलाइन एंड 5% इज ऑफलाइन, क्योंकि वहां पे लोग क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रैवलर्स हैं। दे आर जस्ट कमिंग फॉर द हॉलीडे, उन्होंने रूम देखा, बुक करा लिया, बैग छोड़ा, बीच पे चले गए, पार्टी करे चले गए। दे डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम इन द रिसोर्ट। यही अगर हम मुक्तेश्वर की बात देखें, देयर आर 50-50 जो भी हमने नया नया एक्सपीरियंस करा। दे आर 50% डायरेक्ट फ्रॉम OTA एंड 50% डायरेक्ट फ्रॉम अस विच आर B2B। गोवा का ट्रेंड क्या कहता है? ज्यादा कैसे कस्टमर्स है? फैमिलीज है, कॉर्पोरेट, किस टाइप के कस्टमर्स ज्यादा है? पहले जब मैं देखता था तो बहुत सारे चार्टर्ड्स आते थे, रशियंस, इजराइलीज, यूक्रेनियंस, रोमानियंस। But after the outburst of these wars, it has hit the industry a lot, especially to Goa. Charters नहीं आ रहे, नहीं है charters। और जो अच्छा क्लाइंटल है वो फॉरेन डेस्टिनेशन से आ रहा है, क्योंकि वो वीजा फ्री हो गए हैं। एग्जाम्पल Right. थाईलैंड, वियतनाम। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका गोवा इतना एक्सपेंसिव पड़ रहा है कि वो पहली बार जा रहे हैं। तो आपके पास क्लाइंट वो आ रहा है जिनकी अफोर्डेबिलिटी मतलब बाहर जाने की मे बी नहीं हो, या मे बी जो रिपीटेड क्लाइंट हो, जो गोवा का ही जो फैन हो, या फिर जो नियर बाय डेस्टिनेशन के अंदर हो। इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमम क्लाइंट इज फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, तेलंगाना, जो इजीली अप्रोचेबल है यार। 2 दिन की छुट्टी हुई, गाड़ी ले चलते हैं, 2 दिन की छुट्टी ओवरनाइट बस से गोवा चलते हैं। क्योंकि अगर आपको सेम टिकट्स गोवा की मिल रही हो, सेम टिकट थाईलैंड की मिल रही हो ना, तो आप थाईलैंड ही जाओगे, राइट? आप गोवा नहीं जाओगे। लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, इनके लिए बहुत आसान है, विच आर स्टेइंग नियर बाय। इनको गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने, 4 लोग गए, चलो पार्टी करके आते हैं गोवा के अंदर। सो नाउ दैट हैज बिकम गोवा। एंड आई थिंक मुक्तेश्वर एंड जिम कॉर्बेट में सेम ट्रेंड जो है वो ऑपोजिट होगा, बिकॉज यहाँ पे लोग रिजॉर्ट पे स्टेकेशन और इन सब के लिए आ रहे हैं, और उनको नॉर्मली एक जंगल सफारी है, यही सब होगा। तो आई थिंक फैमिलीज का ज्यादा क्राउड है वहाँ पे, या? एब्सोल्युटली, अगर हम कॉर्बेट की बात करें, कॉर्बेट तो हर एक टाइप का गेस्ट है। हमारे पास एडवेंचर पार्क्स है, हमारे पास स्पा है, वी हैव गॉट एवरीथिंग टू केटर टू अ गेस्ट। तो वहाँ पर फैमिलीज, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट्स, वी हैव गॉट एवरीथिंग इन आवर प्रॉपर्टी, बैंक्वेट्स, सब है हमारे पास।
मुक्तेश्वर का चार्म है स्नो, हेवी स्नोफॉल, अच्छा, क्योंकि उसकी हाइट मनाली से भी ज्यादा है. यस, एब्सोल्युटली. और वहां पे जो टेम्परेचर है अराउंड द ईयर 20-25 डिग्रीज, एंड इस टाइम के ऊपर इट गोज इन -5, -8, स्नोफॉल. तो लोगों का जो चार्म है ना, पहाड़, जंगल और सी, इन तीनों को हमने कवर अप करा है. तो अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी देखना है तो क्लैरिसा इज देयर फॉर यू. आपको जंगल देखना है, आप कॉर्बेट जाइए. पहाड़ देखने आप मुक्तेश्वर जाइए. बीच देखने तो गोवा जाइए. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव कम अप विद. Is there any strategy you are using to reduce this kind of commissions कि जहाँ पे outsourced जो commissions है वहाँ कम देना पड़े? और आप कस्टमर्स, आप कभी ये मत सोचो आपको कमीशन देना पड़ रहा है. आप ये सोचो आपको बिजनेस कितना मिल रहा है. यू प्ले ऑन डिफरेंट नंबर्स. अगर वो आपको साल के मतलब 400, 500, 600, मैं तो बहुत कम रेशियो बता रहा हूँ आपको, मे बी 5000 रूम नाइट्स दे रहे हैं, और अगर आपको उनको 10%, 18%, 20% देना भी है, हार्डली मैटर्स टू इट. आपको ट्रैवल एजेंट को भी तो देना है. करेक्ट, राइट. कोई और भी लेके आएगा. आपका रेवेन्यू तो आ ही रहा है ना, आपको तो इन्वेस्टमेंट देना ही है ना उन्हें. आप ये कर सकते हो, अगर वो कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो गया, 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुआ, तो मे बी अगली बार वो आपके पास डायरेक्ट. सो हाउ यू टर्न अराउंड दोस थिंग्स इज ऑन यू. कस्टमर आपकी फैसिलिटीज से, आपकी एमिनिटीज से, आपके एम्बियंस से कितना खुश है कि वो डायरेक्टली ओटीएस यानी आपसे बुकिंग कराए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. राइट. सो दैट्स ऑल वी कैन डू. हाँ, वी कैन कंसिडर दिस एज अ मार्केटिंग स्पेंड, क्योंकि अगर कहीं और से लाना होता बिजनेस तो भी हमको मार्केटिंग तो करनी ही पड़ती ना. और Absolutely. इतना तो पैसा लग ही जाता है, एब्सोल्युटली. वेदर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग. और वैसे भी आप सब एक ओटी के ऊपर अपना बिजनेस नहीं चला रहे. ओटीए कैन नॉट सेल यू 100 रूम्स. ओटीए आपके 20, 30, 50 रूम बेच देगा. सही बात, बाकी 50 तो आप बेच रहे हो ना. सही बात. सो दिस यू कैन सी इट एज योर बोनस रूम्स. कमिंग टू द फ्यू लास्ट क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन जो हमारे पॉडकास्ट के मेन क्वेश्चंस होते हैं. सिंस कैसा होता है ना कि हर किसी को दूसरे का बिजनेस देख के बहुत अच्छा लगता है. सिंस वी आर इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे बताया लग्जरी इंडस्ट्री है, एक शादी करवाओ तो 10-15 लाख रुपए इजी मिल जाते हैं. बट किसी को ये नहीं दिखता कि उसके पीछे पैसा कितना इन्वेस्टमेंट है, सरदर्द कितना है. व्हाट डू यू थिंक कि मैं तो सिर्फ अभी एक ओटीए मैनेजमेंट कंपनी चला रहा हूँ, बट आपको फुली फ्लैश्ड आप चला रहे हो, यू आर ओनिंग फुल प्रॉपर्टीज, तो आपके हेडेक्स क्या हैं, आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं जो आप इस इंडस्ट्री में फेस करते हो? सबसे बड़ा हेडेक है प्रोक्योरमेंट. सेम मटेरियल, सेम प्रोडक्ट, फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, फॉलोइंग देम इज द मेन हेडेक. आप प्रोक्योरमेंट बहुत टफ हो जाता है. अगर आपकी रिमोट लोकेशन के आपकी प्रॉपर्टी है और आपको प्रोक्योर करना है रॉ मटेरियल, इट्स वेरी वेरी टफ. 2 रुपए की चीज 8 रुपए 10 रुपए हो जाती है ऊपर पहुंचते पहुंचते, एंड देन इट बिकम्स एक्सपेंसिव. सो प्रोक्योरमेंट इज द मेन थिंग. सेकेंड थिंग इफ यू से इज स्टाफिंग. कई बार ऐसा होता है कि आपको स्किल्ड स्टाफ नहीं मिलता. स्टाफ मिल जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू वर्क. दे आर गुड इन देयर वर्क, बट यू नीड टू ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू यू. सो दैट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. बहुत बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसके अंदर. थर्ड इज द ज्योग्राफिक लोकेशंस. जिस लोकेशंस को आप बैठे हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन करना, वहां पे होटल को बनाना, सस्टेन करना इज वेरी वेरी टफ. आप बहुत टफ हो जाता है वहां पे. पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, नहीं कर सकते. मतलब देयर आर लॉट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, वेरी टफ. फोर्थ इज लोकल पीपल पार्टनरशिप. दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं. दे डोंट फील वेरी हैप्पी, यू डोंट फील वेलकम्ड एट देयर प्लेसेस, राइट. तो आपको उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाने में बहुत टाइम है. आपको उनको समझाना पड़ता है कि दैट दिस इज फॉर देयर गुड. आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करोगे, इट्स बेनिफिट फॉर देम. These things takes lot of time. Local partnerships very very tough. Sometimes local body interventions are very takes hell out of us. They don't allow you to work freely. So आप उसमें कुछ कर नहीं सकते. You have to work with the government. तो आपको वो चीज करनी पड़ती है. Because you are new at that place, वो उनका एरिया है. Absolutely. इतना वेलकमिंग हर कोई एकदम से नहीं होता है. पर आपके पास कुछ चॉइस नहीं है ना. And the second and the last thing what I can say is चलाना is very tough. सेल्स करना इज वेरी टफ. क्लाइंट को लाना बहुत टफ. प्रोडक्ट बनाना मैं फिर भी कहूंगा बहुत आसान है. महसूस कराना भी बहुत डिफिकल्ट है. आप बना लोगे प्रोडक्ट. आपने कहा ठीक है आज स्विमिंग पूल बना लिया, बना दिया आपने. तैरने कितने लोग आ रहे हैं, दैट इज द बिग पॉइंट. आपने एक कमरे का होटल बना लिया, उस कमरे में रहने के लिए आदमी कैसे ला रहे हो, उसमें जूते खिंच जाते हैं आदमी. चलाना, ब्रांड नेम. आप बोलोगे आपके साइड में किसी ने 2 रूम बना लिए ना, 100 रुपए आपसे सस्ता बेच रहा होगा, तो उसी के पास जाएगा. आपका एक रूम बिल्कुल बेकार. आप उसमें चाहे कुछ भी लगा लो. पीपल का जो माइंडसेट है उसको चेंज करना
क्लाइंट्स को लाना, चलाना, सेल करना इज वेरी वेरी टफ, बनाना इज वेरी इजी फिर भी। करेक्ट। और है ना, क्या होता है कि इंडिया में तो बहुत सी बार मैंने देखा है, कोई भी एक चीज लेने से इंसान पहले 10 बार कंपैरिजन करता ही है। वेदर अगर आप एक एसी ले रहे हो तो आप अमेजन पे देखोगे, फ्लिपकार्ट पे देखोगे, उसके बाद आप स्टोर पे जाओगे, वहां भी पूछोगे, अपनी जुगाड़ लगाओगे, एंड देन यू बाय। तो वो जेंट्री ऑफ क्राउड लाना, वो कन्विंस करना कि यार यू आर द बेस्ट, और आपको जो प्राइस मिल रहा है वो बेस्ट प्राइस मिल रहा है, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क तो है। बहुत टफ। और लास्ट में कहूंगा अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अडेप्ट नहीं करते नए नए चेंजेस। अगर आपकी जंगल प्रॉपर्टी है, आप उसको यही सोच कर आओ ना कि यार मैं उसको एक फील जंगल की लूंगा, उन्हें वहां पर भी लग्जरी चाहिए, राइट। ये होटल के लिए भी है, होटल वाले भी अडेप्ट करने को नहीं तैयार होते नई नई चीजें। और अगर लास्ट अगर मैं किसी चीज को बोलूँ तो टेक्नोलॉजी है। यू शुड एम्ब्रेस द न्यू चेंजेस। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, पीछे रह जाओगे। नए सॉफ्टवेयर, नए CRM है, नई नई चीजें आ गई हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आप उन्हें नहीं अडेप्ट कर पा रहे हो, then you are lacking behind। आपको उसको करना पड़ेगा, आपको उस पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहते हुए या नहीं चाहते हुए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में ना मेन एसेट भी होता है और मेन लाइबिलिटीज भी होती है, वो आपका स्टाफ ही होता है देखा जाए, और उसको रिटेन करना भी उतना ही डिफिकल्ट भी होता है। तो डू यू what you guys do to retain that staff, basically that particular staff which is doing very good, और वो सबसे ज्यादा जल्दी भी छोड़ता है, उसको कैसे आप करते हो? See, the one thing I will tell you, जो बाकी होटल्स को करना चाहिए, which is internal promotions, which is very much important। अगर आपको लगता है आपके स्टाफ केपेबल है एक अपर लेवल में जाने के लिए, एक मैनेजर बनने के लिए, then why to keep a manager? कोई दूसरा तीसरा आदमी बाहर से क्यों लाके कर रहे हैं? एक्सटर्नल हायरिंग से अच्छा क्यों इंटरनल हायरिंग कर क्यों कर रहे हो आप? हायर भी क्यों, आप उसको एक मौका तो दो, राइट। एंड दैट्स व्हाट वी आर वेरी गुड एट। हमने अपने एग्जीक्यूटिव्स को GM तक बनाया। दैट टुक 10 years। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। द पीपल नोज कि यार क्लैरिसा के अंदर है तो आपका डेफिनेटली प्रमोशन होगा। आप अगर आज एग्जीक्यूटिव बनकर आए हो तो आप असिस्टेंट GM या असिस्टेंट मैनेजर या एक डिपार्टमेंट के मैनेजर बन के जरूर जाओगे, एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट। अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो आपकी भी तो ग्रोथ हो रही है। सही बात है, राइट। द सेकेंड कम्स जब वो खुश है आपसे। खुश आदमी कब होता है? जब उनकी सैलरी टाइम पर आती है। ये बहुत एक बेसिक चीज बता रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई हैव सीन लॉट ऑफ एम्प्लॉयज जो मेरे पास आते हैं, सर हमें 2-2 महीने से सैलरी नहीं दी क्योंकि इनको होटल नहीं चला। यार उसमें उस बेचारे का क्या दोष है, राइट? बिकॉज इफ आई as a CEO, sitting here, there are 100-200 people's family who are relying on me. That's absolutely. I'm not only catering to 100-200 people. I'm catering to 400 people because in their family there are 2, 4, 5, 6, 500 people are seeing me every month on particular date कि आज मुझे सैलरी मिलेगी, and we are very particular in that. There is not even a single day in our decade, नॉट इवन सिंगल मंथ इन अ डिकेड कि हमने सैलरी ना दी हो। एक भी दिन हम स्किप हुए हो, एक की भी हमने सैलरी काटी हो, राइट? सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इवन मैं कोविड की भी बात करता हूं, वी वर दी ओनली कंपनी 100% रिटेंशन लेवल, 100%। एक एम्प्लॉय भी नहीं निकाला। दो आपको एम्प्लॉय सपोर्ट करता है तो हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं इन देयर बैड टाइम्स। वही बात है, टफ टाइम्स में अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो यार गुड टाइम्स में दे विल नेवर लीव यू। कई बार हो जाता है कि आपका स्टाफ आपका लीवरेज ले ले, बट आपके दिल में गिल्ट नहीं रहता ना कि आपने उसके लिए बुरा किया। इफ यू आर डूइंग गुड टू द पीपल, दे विल ऑलवेज बी गुड टू यू, राइट? और ऐसा नहीं है कि हमसे उनको सैलरीज के हेल्प करते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, यू आर हेल्पिंग देम। कहीं पे भी कुछ भी होता है मेडिकली, we do help them. We cater to the whole villages sometimes. So we are also focusing on women empowerment, right? So that is very much important in today's world, because in certain places where we are working is very remote places, tier 3 places, जहाँ पे women's के पास opportunity नहीं है काम करने के लिए. So there are certain women, it's a very small example. They were widow, right? Nobody was giving them job. So this lady came to us, like my father was sitting at that time. He said, क्या करोगे? So he said, sir कुछ भी दे दो। Sir gardening आती है, खेती बाड़ी। So now she became a gardener. Wow. These type of things when clicks to us, we try to keep all the managers जो होते हैं, we try to keep them as ladies, क्योंकि उनको empowerment की जरूरत है। And if you see, even in our company, my mother is handling the sales and marketing. She is the president.
Even my wife is handling the social media part, aesthetic part. So ऐसा नहीं है. So this company, जब हम किसी के दूसरी कंपनी के हिसाब से देखते हैं, they value equality. That is very much important, and that is why customer retention also is there, employee retention is also there, and the customer feel very privileged working with us. They have a job security. What are your top suggestions, feedbacks to the entrepreneurs जो hospitality industry में आना चाहते हैं? My every podcast has one main aim and one main, message which I give to them. Dream big, because that is very much important. आप अपना सपना बड़ा देखो. जब तक आप सपने नहीं देखोगे ना, आपको विजन आपका बड़ा नहीं होगा ना, आप साकार करने के उस पाथ पे नहीं चल पाओगे. सेकेंड इज नेवर गिव अप, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आए हो या किसी इंडस्ट्री में आए हो, यू आर बाउंड टू फेल. आप फेल हो गए, 100 बार हो गए, 10 बार हो गए, मैं भी हो जाता हूँ. सही बात. आप 100 में से 100 कस्टमर्स को 100% सेटिस्फैक्शन हो सकता है ना दे पाओ. 100 में से एक कस्टमर हो जो आपको एक एक नेगेटिव फीडबैक दे. दैट डजंट मीन योर ड्रीम शुड स्टॉप और यू शुड गिव अप कि यार मैं होटल नहीं चला सकता. सो दैट इज माई सेकेंड लेसन. नेवर गिव अप. थर्ड वुड बी स्टार्ट नीश एंड स्मॉल. दैट वुड गिव यू अ कॉन्फिडेंस ऑफ वर्किंग. आपका रिस्क कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आप एक बेटर तरीके से बिजनेस को रन कर पाओगे. माई फोर्थ इज यू शुड हैव कंपैशन. आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए उस बिजनेस को रन करने के लिए. सिर्फ पैसे कमाने के लिए हर बिजनेस नहीं होता. जब तक आप उसके अंदर अपना हार्ट, माइंड एंड सोल ना दे दो ना, वो बिजनेस नहीं है. आप उसके लिए दिन रात एक करो. देन सी योर बेबी ग्रोइंग, इट विल ग्रो. एंड माई फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज टेक अ राइट एजुकेशन. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है. इसी तरीके से कोई एजुकेशन अच्छी या बुरी नहीं होती. अगर वो आपके काम को सूट करती है, सिर्फ दूसरे के दिखावे में आके कोई ऐसी एजुकेशन मत करो जो आपके काम ना आए. राइट, जिसमें पैशन हो, जो अच्छा लगता हो दिल से. यार फर्स्ट टाइम मैं मैसेज दे रहा हूँ ऐसा. दिस विल बी वेरी न्यू मैसेज फॉर एवरीवन कि टेक राइट एजुकेशन. जरूरी नहीं है कि अगर आप इंजीनियर नहीं है या डॉक्टर नहीं है या MBA नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे. अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो शायद आप फॉर्मूला 1 में भी जा सकते हैं. अगर आप एक अच्छे रूम्स बनाते हैं तो आज आप कंपनी के GM भी हो सकते हैं होटल के अंदर. दैट डजंट नीड टू बी कुछ जरूरी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपको बस यू शुड चूज अ राइट पाथ इन योर लाइफ. जस्ट कंटिन्यू विद इट. ऑल राइट, थैंक यू सो मच हर्षल. बहुत सारी चीजें वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. मुझे सिंस आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें राइट नाउ वी आर फिगरिंग आउट कि उसको कैसे करना है. बट आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एंड होपफुली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडियोवर्स. आप और 3 से 30 और 300 आप 3000 होटल्स तक पहुंचो. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच विजय, इट वाज प्लेजर कमिंग हियर. बस अब आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो आइडिया मेल को. To all people who are viewing this podcast, please like and subscribe to Idea Man. Idea Man. All right, thank you. Thank you.